नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज से 75 ईयर्स पहले जापान में हिरोशिमा सिटी के ऊपर यूएसए के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया यूएसए के द्वारा। इन दोनों बॉम्ब्स ने जापान में इमीडिएटली या फिर 5 महीनों के अंदर अंदर 2 लाख लोगों को मार दिया और इसके अलावा 2 और लाख लोग जो बच तो गए, लेकिन बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इन एटॉमिक बॉम्ब्स का उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो रेडिएशंस की वजह से काफ़ी मेंटल ट्रामा फेस करना पड़ा, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हुई। तो ऐसे लोगों को एक नाम से पुकारा जाता है जापान में, वो नाम है हिबाकुशा। हिबाकुशा वो लोग हैं जो एटॉमिक बॉम्ब से बच तो गए थे, बट एटॉमिक बॉम्ब के गिरने से काफ़ी बुरा असर हुआ, उन पर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हुई या फिर उन्हें मेंटल ट्रामा फेस करना पड़ा। ऐसे लोगों को कहा जाता है हिबाकुशा। राइटर देखो ये बोलते हैं आज उस बात को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। कौन कौन से वो 9 देश हैं? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। और आज के समय में इन देशों के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसकी इंटेंसिटी तो देखो बहुत ज़्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू वो एटॉमिक बॉम्ब्स जिनका इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। कहने का मतलब ये है, आज के समय में इन देशों के पास मौजूद अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो 1945 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स आज तक बनाए जा चुके हैं और इनमें से 2,000 तो देखो टेस्ट भी किए जा चुके हैं ज़मीन के नीचे या फिर ज़मीन के ऊपर। इससे इन्वायरमेंट को और पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बट ये नुकसान कुछ भी नहीं है एज कंपेरिजन टू वो नुकसान अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। नुकसान देखो इतना ज़्यादा होगा, एक टैबू भी अटैच है इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो देश कभी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अगर किया गया तो इतनी ज़्यादा तबाही मचेगी, उस देश के ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि भाई आपने क्या कर दिया ये। इसके अलावा देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं। डेटरेंस का क्या मतलब होता है? डेटरेंस का सिंपल मतलब देखो ये होता है दूसरे देश को डराना कि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे देखो यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर डेटरेंस बना ली है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिकेट करने में कामयाब रहा है यूएसए को कि भैया अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर और इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये डर पैदा करने में कामयाब रहा है यूएसए के अंदर नॉर्थ कोरिया, और इसी का फायदा नॉर्थ कोरिया को मिला है। यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का काम डेटरेंस का है। जैसे पाकिस्तान बार बार डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बार बार पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है, आपने देखा भी होगा। ये एक प्रकार से पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंडिया को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है आप हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट देखो अब हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ या फिर यूं कहें न्यूक्लियर थ्रेट को ब्रेक कर दिया है। कैसे? याद कीजिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से, पुलवामा अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी। देखो टीवी पे तो डिबेट चलती रहती है कि कितने आतंकवादी मारे गए, बट वो आम जनता को दिखाने के लिए होता है। बड़ी बात ये थी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, बहुत आगे तक गए। पाकिस्तान हमेशा धमकी देता था कि इंडिया ने कुछ किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इंडिया ने
पाकिस्तान की इस धमकी को इग्नोर करके जो ये एक्शन लिया वो इंपॉर्टेंट था। समझ गए? इसीलिए तो उसमें एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तान को मैसेज चला गया है कि न्यूक्लियर वार की धमकी देके आप बार बार ऐसा नहीं कि कश्मीर में या फिर किसी दूसरे हिस्से में अटैक्स करवाते जाओगे। हालांकि देखो वो बात भी अलग है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। खैर, हमारा फोकस आज इस आर्टिकल में न्यूक्लियर वेपन्स पर है। अब देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ, उसका एक रीजन न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। कैसे? देखो, कोल्ड वॉर के दौरान दो ग्रुप थे, एक तरफ यूएसए का और दूसरी तरफ यूएसएसआर का। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। दोनों को पता था, यूएसए को भी पता था, अगर हम सीधा सीधा यूएसएसआर के साथ लड़ाई करते हैं तो न्यूक्लियर वार तो होगा ही होगा, अगर हम यूज करेंगे तो वो भी करेंगे, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा दोनों का। इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। मतलब यूएसए अगर यूएसएसआर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा तो भी यूएसएसआर के एक बार में सारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर ट्राइड है। मतलब ये हवा, पानी, जमीन तीनों जगहों से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा दोनों देशों का। तो ये जो डर था, इस डर ने दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होने दिया। अदरवाइज तो युद्ध हो जाता अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते। बट देखो, आज के इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि भैया, आप ये सारे आर्गुमेंट्स तो देते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं, कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, इसके साथ टैबू काफ़ी ज़्यादा अटैच है, मतलब स्टिग्मा अटैच है, और इन्हीं की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ अभी तक। ये सब आर्गुमेंट्स जो है ना, आपके इतने कॉन्क्रीट नहीं है, इतने ठोस नहीं है, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे देशों ने अब लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। पाकिस्तान के पास भी हैं लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन, मतलब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिसका इंपैक्ट एक छोटे से एरिया में होगा। जैसे ये कोई मिलिट्री कैंप है, यहां पे लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया तो सिर्फ इस एरिया में और थोड़ा बहुत आर पार के एरिया में इसका इंपैक्ट होगा। पूरी सिटी या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लैंड का, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे वेपन तो यूज किए जा सकते हैं। दूसरा खतरा देखो ये भी है, कहीं न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाएं। अब जैसे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे AQ खान, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच दिया काफी सारे देशों को, नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, ईरान को भी बेचने की कोशिश की थी। तो कल को देखो, न्यूक्लियर वेपन्स अगर ISIS के हाथ में लग जाएं या फिर किसी दूसरे आतंकी संगठन के हाथ में लग जाएं तो वो तो इसे यूज कर सकते हैं ना, देश भले ही ना करें। तो फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले 75 ईयर्स में न्यूक्लियर वेपन्स को फिर से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अगर वल्नरेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा है वर्ल्ड की न्यूक्लियर वेपन्स के कारण, तो पिछले 75 सालों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में राइटर्स कहते हैं लक। ये सिर्फ और सिर्फ लक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। राइटर एक इंसिडेंट का भी हवाला देते हैं। 1962 में क्यूबन क्राइसिस के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। एक्चुअली उस समय यूएसएसआर की एक सबमरीन पानी के नीचे थी और जिसको यूएस की नेवल फोर्सेस के द्वारा हरास किया जा रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे, वो न्यूक्लियर सबमरीन पानी के ऊपर नहीं आ रही थी, नीचे ही थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। ऐसी सिचुएशन में जो इस सबमरीन के कैप्टन थे, उनको लगा जैसे वार स्टार्ट हो गया है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। वो देखो, यूएसए की नेवल फोर्सेस के एसेट्स के ऊपर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज लॉन्च करना चाहते थे, बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने आदेश दे दिया था। बट उस सबमरीन में जो सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल हम न्यूक्लियर टॉर्पीडोज नहीं लॉन्च करते हैं, कोशिश करते हैं मॉस्को से बात करने की, क्योंकि उस सबमरीन का देखो हेडक्वार्टर से बातचीत उनकी हो नहीं पा रही थी, कम्युनिकेशन पूरा ठप हो गया था। तभी तो उन्हें लगा जैसे वार स्टार्ट हो गया है, वो बिल्कुल तंग आ गए थे। तो बाद में सेकंड इन कमांड जिन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च करने से मना किया, उनका नाम था शायद वसीली आर्खिपोव।
उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई कि उनकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने से बच गया हम। क्योंकि देखो, अगर यूएस के नेवल शिप्स के ऊपर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज लॉन्च किए जाते तो बाद में यूएस भी जवाब देता। यूएस को यूं लगता कि यूएसएसआर ने शुरुआत की है और अब हम जवाब देंगे। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो तबाह हो जाता, क्योंकि दोनों के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाता। तो ये सिर्फ लक था, लेकिन आगे हम इतना लकी रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में भी कई सारे देश ऐसे हैं जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और ज़्यादा प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वार हेड्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने ये चाइना के संदर्भ में देखा, पाकिस्तान के संदर्भ में देखा, और इवन यूएसए भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की जो साइट्स हैं उन्हें फिर से रिवाइव कर रहा है। तो मतलब फिर से न्यूक्लियर रेस देखने को मिल सकती है और कई सारे छोटे छोटे देश भी आकर्षित हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की दिशा में। यह सिचुएशन तो कतई वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है। तो यही बात लास्ट में राइटर बोलते हैं, ह्यूमैनिटी देखो पिछले 75 सालों से सर्वाइव कर रही है, न्यूक्लियर वार नहीं हुआ है, लेकिन अनलिमिटेड समय तक ह्यूमैनिटी लकी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।